बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप तमाम उन साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हमें लगातार देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हर लाइव सेशन को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ भी दीजिए। अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप सत्याग्रह आश्रम में आना चाहते हैं तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ से हम आपको डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। अब जैसा कि मैं आपको हर लाइव सेशन में बता रही हूँ कि इस वक्त हम लोग जन स्वराज के सत्याग्रह आश्रम में बैठे हुए हैं, जो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में स्थापित किया गया है, पटना में है। और कहा गया है, प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि ये बिहार सत्याग्रह आश्रम ये वो धरती है, वो जगह है जहाँ से आप अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं। बिहार के समाज का हर समुदाय, हर वर्ग यहाँ पर आता है और अपनी आवाज़ उठाता है, अपने हक की, अपने क्षेत्र की, अपनी मांगे, अपनी बातें, अपने सुझाव, अपने विचार विमर्श ज़रूर यहाँ पे रख करके जाते हैं। तमाम ख़ास मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात करवाई है। आज उसी सिलसिले में हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं जो आपसे बात करेंगे। विंग कमांडर रह चुके हैं और क्या उनकी खासियत है, वो जन स्वराज में क्यों जुड़ गए हैं, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपने परिचय के साथ शुरू। जी, आपका और सभी दर्शकों का सादर नमस्कार एंड आपको धन्यवाद इस मौका के लिए। मैं विंग कमांडर रंजीत कुमार, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। 94 दिसंबर में मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी कम्पीट करके एनडीए गया था। ट्रेनिंग के बाद 98 में मेरी कमीशनिंग हुई और इंडियन एयरफोर्स में मैं पायलट के रूप में कमीशन हुआ। तब से करीब 24 साल के दौरान में मैंने एयरफोर्स के विभिन्न पदों पर ऑफिसर के रूप में काम किया। बहुत अच्छे से काम किया, पूरे निष्ठा से काम किया और ज़िंदगी का एक दौर आया जब जन स्वराज की मुहिम बिहार में चली। प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में हमारे प्रणेता से हम इतने प्रेरित हुए कि मैंने भी अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने का निर्णय लिया और इसी निर्णय को लेते हुए मैंने एप्लीकेशन डाला, क्योंकि डिफेंस में वीआरएस नहीं होता है, वॉलंटरी नहीं होता है। तो हमने कंपैशनेट ग्राउंड पे एप्लीकेशन डाला, हमें रिलीज मिला। मशक्क़त के बाद रिलीज मिलते ही मैं जन स्वराज की मुहिम से जुड़ गया। आज मैं बेगूसराय के स्तर पे जन स्वराज के माध्यम से बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रयासरत हूँ। गांव-गांव, शहर जा कर के मैं लोगों को जागृत कर रहा हूँ और ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी मजबूत विरासत जो रही थी और अभी की जो स्थिति है, दोनों में इतना अंतर है। इसको कैसे पाटा जाए और कैसे बिहार की व्यवस्था को बदला जाए ताकि हम सब संतुष्ट हो सकें, बिहार विकसित हो सके। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि वो इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आए हैं। आपका क्या उद्देश्य है? बिहार जन स्वराज से जुड़े आप। मैं तभी बता रहा हूँ, जो प्रशांत जी बोलते हैं वो सच बोल रहे हैं। वो अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो हर तरह से सक्सेसफुल हो, हर जॉब में सक्सेसफुल हो, हर चीज़ में सक्सेसफुल हो, एक नाम है, नेम फेम एवरीथिंग, उस व्यक्ति ने, प्रशांत किशोर ने, उन्होंने तय किया कि नहीं, इनफ अब हो गया। मुझे जब तक मैं अपनी बिहार को ना बदल लूँ तो फिर इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। और ये जो दर्द था बहुत जेन्युइन था। इसी दर्द और इसी जेन्युइननेस ने मेरे जैसे लोगों को जन स्वराज से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। और मैं भी जो बोल रहा हूँ मिट्टी का कर्ज उतारना, इसी भाव से बोल रहा हूँ। बेगूसराय जहाँ पे 7 विधानसभा है, आप एरिया वाइज देखें, करीब करीब 22 लाख वहाँ पे मतदाता हैं, 7 विधानसभा मिला करके। और स्थिति ये है कि पिछले 40 साल में नेतृत्व का घोर अभाव है और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो औने पौने चीज होते गए हैं वो कुछ भी नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि विकास का कोई नामो निशान नहीं है। जो हुआ है वो समय के साथ बढ़ता हुआ स्वयं का विकास है। जबकि बेगूसराय एक विकसित जगह रहा, वहाँ आईओसी रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, थर्मल पावर स्टेशन है, अनेकों सेल जितने छोटे छोटे एमएसएमईज हैं। देवना एक जगह है जहाँ 200 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। अब उस जगह पे जहाँ पे कि राजेंद्र पुल बना तो 50-60 साल पहले बना, 70 साल पहले वहाँ पे सारी चीज़ें आई। अब वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लीडरशिप का अभाव है। तो मैं मिट्टी का कर्ज अदा करने की जो बात कर रहा हूँ, तो व्यवस्था परिवर्तन से जुड़ा हुआ यही चीज़ है कि जब तक हम ज़मीन पे आके और संघर्ष ना करें और एक लीडरशिप का ऑप्शन देने का प्रयास नहीं करें, जब तक ऑल्टरनेटिव होगा नहीं तो जनता को महसूस ही नहीं होगा कि कौन अच्छा है कौन खराब है। हम
जन स्वराज के माध्यम से बेगूसराय को बदलना चाहते हैं, बेगूसराय को विकसित करना चाहते हैं। बेगूसराय विकसित होगा, बिहार भी विकसित होगा, यही हमारा प्रयास है। इसी को मैं अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने की बात कर रहा हूँ। अगर हम देखें तो समाज जो है हमारा, जो सोसाइटी होती है, वो 3 धाराओं से हम कहें कि वो ग्रो करती है, अग्रेरिया, ट्रांजिशिया और इंडस्ट्रिया। तो जो बिहार का जो समाज है, अगर हम इस समय की बात करें, 2025 में हम बैठे हैं, तो अगर हम मान लें कि ये ट्रांजिशिया में, हालांकि कहा यह जाता है कि जो 60 से 70% आबादी है वो अभी अग्रेरिया से भी बाहर नहीं निकल पाई है, और अग्रेरिया में रहने के लिए उनके पास इतनी एग्रीकल्चर की ज़मीन भी नहीं है कि वो अपनी जो रोज़ी रोटी है वो चला सकें। तो ट्रांजिशिया में भी अगर हम माने कि ये सोसाइटी है, तो अभी आपको लगता है कि बिहार में कोई इतने साइंटिफिक टेम्पर वाला नेता है जो इस ट्रांजिशिया की सोसाइटी को शिफ्ट करा सके इंडस्ट्रिया की तरफ? कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रशांत किशोर में ही दिखती है वो, या कोई और भी करा सकता है? क्योंकि सभी ने अपनी अपनी दावेदारी ठोकी हुई है कि युवा नेता, युवा नेता, युवा नेतृत्व। देखिए, एक रियलिटी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी ये फेज हैं, चाहे वो ट्रांजिशन का फेज बोलें, एग्रीकल्चर का बोलें, इंडस्ट्रियल का रिवोल्यूशन का बोलें, या किसी ढंग का भी बोल लें, आप बिहार की पहले विरासत को समझिए। एक मजबूत विरासत रही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बुद्ध की धरती रही है, महावीर की धरती रही है, ये ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय यहाँ रहे जिसके नाम पे, ये सम्राट अशोक की धरती रही, ये मौर्य की धरती रही, ये चाणक्य की धरती रही यहाँ पे। और आज़ादी के बाद बापू जब सत्याग्रह करने लगे ये चंपारण से, तब से पूरे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बदल गया, और तभी से असल में वो महात्मा गांधी बने। बिल्कुल ऐतिहासिक। और जब आप देखें आज़ादी के बाद भी, तो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यहीं से बने, जयप्रकाश नारायण जैसे, जिन्होंने जननायक, जिन्होंने पूरे देश में राजनीति के माहौल को बदला। लेकिन क्या वजह है कि इस 4 दशक में, 40 साल में वो सब कुछ पीछे चला गया? कुछ तो वजह है। वो वजह ये है कि बिहार में 2 धारा काम कर रही है। एक धारा है जो राजनीति की धारा बोल रहा हूँ, एक गठबंधन है, ये धारा है जो मूल रूप से सांप्रदायिकता या धर्म को के नाम पे पोलराइजेशन करता है, ध्रुवीकरण करता है। और दूसरा गठबंधन है जो जाति के नाम पे ध्रुवीकरण करता है। और लड़ाई इसी के बीच में है कि कौन धर्म के नाम पे कर लेगा या कौन जाति के नाम पे कर लेगा। जब जाति के नाम पे ध्रुवीकरण ज़्यादा हो जाता है तो एक गठबंधन जीतने की स्थिति में होता है, जब धार्मिक ध्रुवीकरण ज़्यादा प्रभावी होता है तो दूसरा गठबंधन जीतने की स्थिति में होता है। और यही जाति और धर्म के रूप में जो पब्लिक को बांट करके सिर्फ सत्ता पे लोग काबिज हुए, यही वजह है कि नेतृत्व का पलड़ा नीचे जाता गया। क्षमता के बावजूद लोग बिल्कुल नेतृत्वहीन होते चले गए। अब है कि हम जन स्वराज क्या करना चाह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी क्या करना चाह रहे हैं। हम बिहार की राजनीति को जाति के ध्रुवीकरण से और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से, धार्मिक ध्रुवीकरण से दूर रखना चाहते हैं। हम मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। हम जात की नहीं, जमात की राजनीति करना चाहते हैं, जनता की राजनीति करना चाहते हैं। जब मुद्दे गौन हो गए हैं, लोगों की भावनाएं मर चुकी हैं, हम उसको जगाना चाह रहे हैं। हम निराश लोगों में आशा भरने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी को हम व्यवस्था परिवर्तन कह रहे हैं कि निराश होने के बाद और जो व्यवस्था नीचे जाती गई है, जिसके कारण आज देखें एजुकेशन जो गर्त में चला गया, साइंस कॉलेज पटना जैसा इंस्टीट्यूशन आज कहीं नहीं रहा। अब सोचिए, गौरव, कहीं कोई गौरव नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही, और लोग एजुकेशन के लिए पलायन कर रहे हैं बच्चे। तो अब दूसरा चीज़ आता है एजुकेशन के पलायन को रोकना, और फिर प्रशांत जी का कहना है हम मजबूरी का पलायन जो नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, उसको रोकना चाहते हैं। छोटे छोटे 10,000 15,000 के लिए हमारे बेरोजगार यहाँ युवा यहाँ से पलायन करके दूसरी जगह जाते हैं। तो हम लोग यहीं पे संसाधन भी मुहैया कराएंगे और परिवेश भी मुहैया कराएंगे, तब हम माइग्रेशन को रोक सकते हैं, मजबूरी के माइग्रेशन को। तीसरा है जो कि 400 रुपये की जगह 2,000 रुपये पेंशन देने की बात हो रही है। कितनी लोगों को हंसी आती है, एक बुजुर्ग को आप वृद्धा पेंशन पे 400 रुपया दे रहे हैं। भैया, बहुत गंभीर बात है। हम उसको 2,000 रुपये करने की बात कर रहे हैं। चौथा चीज़ किसानों के लिए, क्योंकि आप एग्रीकल्चर की जो बात कर रहे हो, ट्रांजिशन फेज, देखिए इस बात में सच्चाई है कि अनेकों बिहार के एरिया हैं जो आज भी 75% एग्रीकल्चर बेस्ड है, या फिर एग्रीकल्चर खेत किसी के पास नहीं भी है तो उस परिवार के लोग कहीं न कहीं खेती पे आश्रित हैं। तो एग्रीकल्चर को हम जब तक किसानों को हम कमज़ोर न समझेंगे, हमें किसान को कीमती बनाना होगा। इसीलिए प्रशांत जी ने बोला है कि किसानों को कीमती बनाने के लिए हम प्रेरित भी उन्हें करेंगे और संसाधन भी देंगे कि वो खाने की खेती की बजाय कमाने की खेती करें।
हम उनको फ्री में मजदूर भी मुहैया कराएंगे, उत्पादक से एक्सपोर्टर तक। बिल्कुल। जी। तब जा करके वो ट्रांसफॉर्म होगा, जो आप बोल रहे हैं कि वो उद्योग तब की वो तरफ जाके बढ़ेगा, शिफ्ट हो पाएगी। बिल्कुल उद्योग की तरफ बढ़ेगा। जी। महिला जो हमारी आधी आबादी है, जी। उनका सशक्तिकरण सिर्फ बोलने से नहीं होगा। सशक्तिकरण आज सिर्फ हम शराबबंदी से भी नहीं होगा। नहीं, हम सशक्त महिला क्यों चाहते हैं? क्योंकि एक महिला की सशक्त होने से 3 परिवार का भला होता है। तो हम महिला को शिक्षित भी करना चाहते हैं, सशक्त भी करना चाहते हैं। हर महिलाओं को जन स्वराज की सरकार बनते ही कम से कम 7 लाख रुपया मुहैया कराएगी, अगर वो कोई अपना रोजगार करना चाहती हैं। और ऐसे इस पे जो उनके लिए भाग दौड़ करने की जरूरत ना पड़े। देखिए, जब मनी रोटेशन होगा और फ्लो ऑफ मनी होगा, तभी जाके यहाँ पे विकास हो सकता है। तो जो क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो को बदलने की बात हो रही है प्रशांत जी के द्वारा, जिसमें सरकार का रोल है, वो एक गंभीर मुद्दा है। और उसी आधार पे हम ये कर भी रहे हैं कि हम आधी आबादी को 7 लाख रुपया 8 लाख रुपया हम उनको तत्काल मुहैया करेंगे, ताकि वो अपने पेट पे खड़ी हो सकें। उसी तरह हमारा और भी जो संकल्प है, जनहित के जितने मुद्दे हैं, शिक्षा पर, जनहित के मुद्दे, होता क्या है, जनहित का मुद्दा जब हम बोलते हैं, 2 तरह का करप्शन समाज में है, जो कि मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक व्याप्त है। हम उसको दूर कैसे करेंगे? ज्यादातर करप्शन जनहित का मुद्दा ब्लॉक लेवल या पुलिस स्टेशन लेवल आकर के रुक जाता है। वहाँ पे लोगों को जन्म प्रमाण पत्र लेना हो तो भी और मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो तो भी लोगों को भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ता है, ब्राइब घूस का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसा तंत्र बन गया। छोटी सी आपको बीच में एक बार बोलना चाहूँगी, आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल, आपको रियल टाइम घटना मुझे बात करते हुए याद आ गई। यही कैंप में आकर के जिस तरह आपसे बात हो रही है, और भी लोगों से हर दिन बात होती है, एक कोई युवा लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे संवाद करने के लिए। उस शख्स ने बताया, 20-25 कुछ साल का वो लड़का रहा होगा जो यहाँ पर आया था, उसने बताया कि उसका मोबाइल चोरी हो गया। वो पुलिस स्टेशन में गया कंप्लेन कराने के लिए, तो वहाँ से उसे ये जवाब मिला कि आपकी इतनी बड़ी प्रोफाइल नहीं है कि आपको मोबाइल खोजा जाए। अगर आपकी बड़ी प्रोफाइल होती तो हम थोड़ी उस पर एफर्ट भी लगाते। तो इस तरीके के जवाब जो मैं आपको इससे लेने तो आम इंसान ही जाएगा ना। इससे बढ़ के मैं आपको बताऊंगा जी। देखिए, अगर किसी घर की बच्ची गुम हो जाती है, जी। ये सबसे जघन्य चीज माना जाता है। चिंता का सबसे अधिक चिंता, अगर किसी के घर की बच्ची ना मिल रही हो, चाहे उसका कुछ नुकसान हो गया हो या अपहरण हो गया हो या जो भी हुआ हो, या खुद से वो कहीं गुम हो गई, ऐसे केसेस में जब पुलिस स्टेशन जाया जाता है तो एफआईआर नहीं लिखा जाता है। और यही वजह है कि एफआईआर लिखवाने के लिए लोग जनप्रतिनिधि को ढूंढते हैं, गांव के मुखिया को, सरपंच को या विधायक को, कि सर हमारा एफआईआर लिखवा दीजिए। क्यों भाई? तो जनहित के मुद्दे पे जन स्वराज 0 टॉलरेंस के साथ करप्शन को खत्म करना चाहता है, और ये संभव है, बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री से लेके संतरी तक, टॉप से लेके बॉटम तक, अगर ये हमारी नीयत सेम रहेगी, हमारी निष्ठा सेम रहेगी, हमारा समर्पण और उसी ढंग की भावना रहेगी, ये संभव है और हम लोग करके दिखाएंगे। अगर एक थाने में किसी ऐसी आपराधिक चीज़ों पे, जघन्य अपराध की दशा में भी अगर इस ढंग की घटना सामने आती है, तो हम उस पुलिस स्टेशन पे कार्रवाई नहीं करेंगे, हम उस जिला के पुलिस कप्तान पे कार्रवाई करेंगे। और तब देखेंगे आप, एक उदाहरण से 38 जिला एक लाइन पे खड़ा दिखाई देगा। निष्ठा चाहिए, नियत चाहिए। आज देखिए शराबबंदी का क्या आलम है। शराबबंदी के नाम पे हर जगह शराब की बिक्री हो रही है और एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। और लोग कहते हैं, हमने भी सुना है कि ये एक ऐसा हो गया कि होम डिलीवरी, होम सप्लाई टाइप का ये है। शराब की बिक्री हो रही है, उसका पैसा कलेक्शन होता है, उगाही होती है, और वो ऊपर के लेवल तक, हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल होता है, और तभी ये गिरोह चल रहा है। तो भाई, सरकार का जो राजस्व का नुकसान करके आप बिचौलियों का और खुद का पेट भरने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम बना के। क्यों? अगर आप एजुकेशन में वही चीज़ देखें, इंटरमीडिएट के पहले कॉलेजेस में होते थे, कॉलेजेस से इंटरमीडिएट 10+2 बंद कर दिया गया, स्कूल को 10+2 कर दिया गया, और स्कूल में आप देखेंगे 10+2 के पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। तो भाई आपने क्या सिस्टम बना दिया है? क्यों भाई? चलो आप कॉलेज में ही रहने देते पढ़ाई को। अगर आप ऐसे अगर मुद्दे वाइज अगर देखने लगेंगे, तो प्रशांत जी हर एक मुद्दे पे उन्होंने रिसर्च किया हुआ और हर एक मुद्दे को समझ रहे। भैया चुनाव जिताने के लिए वो अभी भी इतने काबिल हैं कि जो पार्टी उनको, उनकी सर्विसेज को हायर कर लेती है, वो चुनाव तो उसको जिता ही देंगे, अभी तक जिताए।
पहले भी जिताए, यहीं पे जिताए, बिहार में ही जिताए। जी। लेकिन जिताने के बाद आप दर्द समझिए कि उन्होंने अपना सब कुछ करके रणनीति बना करके चुनाव जिताने में मदद की, और जिन मुद्दों के आधार पे पब्लिक के लिए चुनाव जीता गया वो मुद्दा पूरा ही नहीं हुआ। जी। तभी वो क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए कि भाई कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो करो। जी। और जब उन्हें महसूस हुआ कि कोई भी पार्टी ये काम करने में सक्षम नहीं है, मजबूरी में आके उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी। और ये जो संघर्ष आज आप देखिए, प्रशांत किशोर चाहते तो आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। आज इस आश्रम बना करके और अनशन पे बैठ करके और खुले आसमान में 2 साल पदयात्रा छात्रों के लिए आप छात्रों के आंदोलन का ही देखें। जी। छात्रों के आंदोलन में 2 आप साल की पदयात्रा भी बहुत बड़ी कड़ी तपस्या। बता तो रहे हैं। जी। और उसमें पदयात्रा भी ये नहीं कि कोई पदयात्रा मतलब कि दिखावे के लिए था भैया, गांव गांव जा करके उन्होंने बिल्कुल एक एक लोगों से गंभीरता से मिलना। और ये तो आप इस 25,000 सभाएं। बिल्कुल, जी। तो ये सारी चीजें जो हैं झकझोर देने वाली भी है। जी। बिहार के लोगों को एक ये सुअवसर आया है जब प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति ने इस मुहिम को अपना सारा समर्पण के बाद, सेक्रीफाइस के बाद ये करने का निर्णय लिया है। लोगों को प्रशांत किशोर जी का साथ अवश्य देना चाहिए। छद्म लाभ को थोड़ी देर के लिए भूल करके एक बार आजमा के देख लें, एक बार आजमा के देख लें। अगर हम लोग उस वचन पे पूरा नहीं उतरे तो फिर हमारे लिए जो सजा कहिएगा भोगने के लिए हम लोग तैयार हैं। और यही बात प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। That's all। हम शान जी तो कह रहे हैं कि हमने संकल्प ले लिया है कि आने वाले सालों में बिहार को देश का अग्रणी राज्य बना कर रहेंगे। होगा, जी। ये मैं भी आपको बोल रहा हूँ। जी। मैं भी बोल रहा हूँ कि बिहार अग्रणी राज्य जब बोलते हैं तो विचारधारा में, विचार में अभी भी अग्रणी है, संस्कृति में अभी भी अग्रणी है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें हम बहुत पीछे चले गए हैं, आखिरी पायदान पे हैं। हम 36वां बोलते हैं, वैसे 28 राज्य, लेकिन हम 36वां बोलते हैं क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दें तो हम 36वें नंबर पे हैं। और ये चीज़ जरा गौर कीजिए, 1990 में जब लालू की सरकार बनी थी तब भी हम आखिरी पायदान पे थे। 2000 ईस्वी में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तब भी हम आखिरी पायदान पे थे। 2005 में जब नीतीश जी जंगल राज के बदले में आए तब भी हम आखिरी पायदान पे थे। और आज 2025 में भी हम आखिरी पायदान पे हैं। सत्ता बदलती गई लेकिन नियत नहीं बदला। बिल्कुल नियत नहीं बदला, इसलिए व्यवस्था नहीं बदली। हम उस नियत के साथ आए हैं कि हम लोग व्यवस्था बदलेंगे और इसके अलावे कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप जैसे तमाम प्रबुद्ध लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने जो विचार हैं वो रख रहे हैं रणनीतियाँ बनाने के लिए, बिहार को कैसे बाहर निकाला जाए इस बदहाली से, इस गरीबी से, किस तरीके की नीतियाँ बिहार को ज़रूरत है इस वक्त? कैसी देखिए, नीतियाँ होनी मैं अगर आप मेरा पर्सनल सेल्फ पूछेंगे मेरे लिए, मैं वही चीज़ बेगूसराय लेवल पे करना चाह रहा हूँ जो मेरा नेटिव प्लेस है। मैं देखिए, हम लोग डिफेंस में रहे हैं, हमारा एक, हम भी बहुत ही उस किस्म के हैं कि जो ठान लिया वो ठान लिया, करके रहेंगे आखिरी सांस तक। उसको कभी हम जुनून के साथ, बिल्कुल जोश, जुनून, जज्बा, एनर्जी के साथ करके रहेंगे। तो मैंने वही बीड़ा बेगूसराय के लिए उठाया। लेकिन मैं प्रशांत जी के पद चिन्हों पे ही चल के कर रहा हूँ, कोई अलग नहीं कर रहा हूँ। उनकी जो नीति रहेगी, उनकी जो विचारधारा रहेगी, उनकी जो नियत रहेगी, उसी को हम बेगूसराय में हूबहू इम्प्लीमेंट करेंगे। उनके सारे लाइन को, और छोटे मोटे जो चीज़ लोकल स्तर पे हैं, कुछ बाढ़ की बात है, कुछ अलग से और भी बातें हैं, वो हम उनके पास रखेंगे और वो निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार सत्याग्रह आश्रम से आपने लाइव सेशन देखा, आपको ये पता लग गया होगा मेरे तमाम लाइव सेशन देख करके कि इस तरीके के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग हर रोज़ सत्याग्रह आश्रम में आ रहे हैं और बिहार को किस तरीके से आगे ले जाया जाए इसकी रणनीति पर लगातार चर्चा हो रही है, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। तो आप तमाम लोग भी जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये आएँ। बहुत ही आसान सा एड्रेस है, मरीन ड्राइव के पास
LCT घाट के पास अंडरपास में ये सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया है। आप सब लोग, जो भी तबका है जो किसी भी ज्यादती से परेशान है या अपने हक की आवाज़ उठाना चाहता है, अपने समाज, अपने समुदाय की आवाज़, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाना चाहता है, तो यहाँ पर आकर के उठा सकता है। यहाँ पे आपको प्रशिक्षण, गाइडेंस, हर तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिलेंगी और बिहार को आगे बढ़ाने में जो हर एक शख्स है यहाँ का वो कंधा लगाना चाहता है, वो योगदान दे सकता है। इस लाइव सेशन में इतना ही। अगले लाइव सेशन में हम एक बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय